अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतलैन बख्श। नाजरीन, आज प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के बीच सिफारती सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं। पाकिस्तान एक बार फिर अमन के लिए मुतहरिक किरदार अदा करता नजर आ रहा है। अमरीका और ईरान के दरमियान तनाव कम करने की कोशिशों के सिलसिले में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तेहरान का अहम दौरा जारी है, जहाँ आला ईरानी क़यादत से मुलाकातों में खित्ते के अमन, इस्तेहकाम और मगरबी एशिया की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत हुई है। ईरानी हुकाम के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने सदर मसूद पज़ेशियान, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और दीगर आला शख्सियात से मुलाकातें भी की हैं। उधर पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि ये दौरा इस बात का इशारा है कि मामलात किसी मुस्बत सिमत में बढ़ रहे हैं और दुनिया एक बड़े बहरान से बचने के करीब है। दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि ईरान का वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया कि अफज़ुदा यूरेनियम की मुंतकली मुमकिन नहीं है, जबकि अमरीका और कतर के दरमियान भी राब्ते में कशीदगी कम करने पर जोर दिया गया है। खित्ते में सिफारतकारी की ये नई लहर क्या वाकई ताहयात जंग बंदी ला सकती है? इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद गेस्ट मेरे प्रोग्राम में मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक खलील साहब मौजूद हैं, आपको वेलकम करूंगी। हसन हबीब साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि साबिक सफ़ीर हैं, आपको भी प्रोग्राम के अंदर वेलकम करूंगी। और तीसरी जानिब सलीम सेचवानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक रहनुमा तहरीक इंसाफ से। सबसे पहले शुरू करूंगी तारिक साहब आपसे। इस वक्त जो दौरा चल रहा है, एक तरफ हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा है और दूसरी तरफ आसिम मुनीर का दौरा है, जो कि ईरान की तरफ जो है तमाम तर मामलात के ऊपर जारी है। इस दौरे को कैसे देख रहे हैं और कितना आम समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू एना। द पॉइंट इज, पहली बात तो ये है कि व्हाट्स हैपनिंग इन तेहरान हम्म। एंड पाकिस्तानी लीडरशिप इज देयर, फील्ड मार्शल इज देयर, मोहसिन नकवी इज देयर। एक बड़ी काबिल सताइश है, बिकॉज अगर ये फेल होता है तो इसके जो असरात हैं वो बड़ी हॉरिफिक हैं। हम्म। दैट इज द वन पॉइंट। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि इट इज ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू। इट इज नॉट दैट सिंपल कि जी कोई दो खरीदनी है, लेनी है, देनी है। इट इज ए एक्चुअली टर्निंग ऑफ ए न्यू लीफ इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और इसमें आप देखें, बैक पे साउथ ब्लॉक जो है, हम्म। चाइना एंड रशिया, वो भी वॉच कर रहे हैं कि हाउ द थिंग्स आर इम्प्रूविंग, बिकॉज बोथ ट्रम्प एंड मिस्टर प्यूटन विजिटेड बीजिंग, एंड जाहिर है ये बातें वहां भी डिस्कस हुई। हम्म। और तीसरी बात यह है कि देयर आर टू लॉबीज इन अमेरिका। एक लॉबी है जो जंग को जारी रखना चाहती है, दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इजराइलीज एंड नेतन्याहू। और उसके पीछे मैं विद अपॉलॉजीज ये कहूंगा कि यूएई वगैरह भी हैं, क्योंकि दे आर आइंग, देयर आर थ्री आइलैंड्स इन दिस स्टेट ऑफ होमस। हम्म। एक खराक आइलैंड है, दो और हैं। दे आर द लाइफ लाइन ऑफ द यूएई, एंड यूएई समझता है कि अगर ये किसी तरीके से मेरा कंट्रोल इन पे हो जाए तो देन दे विल बी इन ए बेटर पोजीशन। वो पाइपलाइन एक बना रहे हैं टू बाईपास हुर्मुज, लेकिन दैट पाइपलाइन इज नॉट गोइंग टू deliver more than 20 billion, 2 million barrel a day or something, हम्म। 20,000 million a barrel a day. So it's very important. So तीनों तरफ जो है प्रॉब्लम है। इसी तरह ये विद हम्म। इन ईरान एक सेगमेंट है पासदारान का, जो ये समझते हैं कि देयर एटीट्यूड शुड रिमेन हार्ड विद द अमेरिका। और कुछ चीजें तो जो मैं समझता हूं कि उनकी जायज है, मसलन डीप फ्रीजिंग ऑफ द एसेट्स, ठीक। नंबर वन। नंबर टू, स्टॉपेज ऑफ ऑल हॉस्टिलिटी, ऑल फ्रंट्स। और तीसरा जो है हुर्मुज का कंट्रोल जो है, हम्म। इट शुड। जहां तक यूरेनियम का ताल्लुक है, आई थिंक दैट इशू कैन बी डेफर्ड एंड टेकन ऑन लेटर ऑन। इवन मेरा ख्याल ट्रम्प इज नाउ रिकंसाइलिंग इन दैट। हम्म। तो अब देखें, अल्लाह करे ये कामयाबी हो जाए। तो अगर नहीं होती है तो दी इम्पैक्ट इन दी वर्ल्ड ऑयल एंड एनर्जी ठीक। एंड कॉरिडोर एंड लॉजिस्टिक वो खराब हो।
ठीक है, चलें इस दौरे से मुतालिक तमाम तर और भी ऐसी चीज़ें हैं जिसको डिस्कस करना है, वो भी आपसे जानूँगी। हसन हबीब साहब, आपकी तरफ बढ़ूँगी। आप इस दौरे को कैसे देख रहे हैं? क्या असरात ये दौरा मुरतब कर सकता है? जो इस वक़्त हम कशीदगी देख रहे हैं, क्या उसके बादल छटते हुए दिखाई दे रहे हैं? बहुत शुक्रिया। पहले तो दूसरे ये कि देखिए, हुँ, ये बहुत कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशंस हैं। इसकी प्राइमरी वजह ये है कि ईरान फील करता है कि अमेरिका ने सीज फायर के वक्त भी मिसट्रस्ट का मुजाहरा किया है। हुँ, इसराइल की बॉम्बिंग जारी है। 3,000 से ज़्यादा लेबनीज जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और कोई 9,000 से ज़्यादा जख्मी हैं। कल भी छः जो थे पैरामेडिक्स, उनकी एम्बुलेंस को हुँ, इसराइल ने हिट किया था। तो सीज फायर का एक अहम एलिमेंट जो लेबनान था, उसमें तो अमेरिका ने ना कोई प्रोग्रेस दिखाई है, ना कोई इसराइल को क्या कहें सरजनिश की है जिसपे इसराइल रुकता। तो एक तरफ तो सीज फायर की ओपन वायलेशन हुँ, चल रही है, दूसरी तरफ अमेरिका का स्टांस जो है यूरेनियम पे वो बेतहाशा सख्त है, और ईरानियों ने बहुत हुँ, खुल के कहा हुआ है कि यूरेनियम जो है वो उनकी सॉवरेनिटी से रिलेटेड है। अच्छा, जहां तक देने का सवाल है, वहां अमेरिका देने पे कोई तैयार नहीं है। हुँ, अभी वो कभी कहते हैं कि हम 20% डीफ्रीज करेंगे असेट्स। भाई, असेट्स तो ईरान का पैसा है। सही। आपने बिला वजह एक कानून के तहत, नए लॉ के तहत उसको ब्लॉक किया हुआ है। इसी तरह सैंक्शन में वो कहते हैं कि हम अभी सैंक्शन नहीं उठाएंगे। भाई, अगर अभी नहीं उठाएंगे तो ईरान सैंक्शन कब उठाएंगे? जब ईरान जो है उसकी जरूरियात खत्म हो जाएंगी। तो ठीक है। ये इस सारी चीजों में यूरेनियम हैंड ओवर करना, सैंक्शन है, फिर हुर्मुज है। हुँ, हुर्मुज पे टेक्निकली तो ईरान का क्लेम जो है वो इंटरनेशनल लॉ से सपोर्ट नहीं करता है, हुँ, लेकिन तरफ अमेरिका खुद लॉ ऑफ सी का सिग्नेटरी नहीं है। वो कैसे क्लेम करेगा कि फ्री एक्सेस रखा जाए वाटर बॉडीज का? तो ये हुँ, एक बहुत सारा सीरियस मसला है। पाकिस्तान का जो दौरा है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी गए हैं, मोहसिन नकवी साहब का, मिनिस्टर साहब के 2 दौरे हो चुके हैं। इसके अलावा कतर भी वहाँ मौजूद है, और एक लोकल लीडर कोई है जिनका नाम नहीं आ रहा, वो भी हुँ। बेचारे खामोशी से वहाँ पहुंचे हुए थे। वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से जो है मामला आगे चले। तो ये जो स्टेप्स हैं, इस पे कोई जल्दी उम्मीद मत रखिए। हुँ, प्रोग्रेस हो रही है लेकिन बहुत इंक्रीमेंटल है। कोई सही। बड़ी खबर की उम्मीद ना रखें, बट वी आर मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन। अमेरिका हुँ, ने भी इस पे कहा है। अमेरिकन आर नाउ गेटिंग कॉशियस। सिर्फ उनको करना ये है कि ट्रम्प साहब के अगर वो ट्वीट बंद करा दें और हुँ। ओकेजनल आउटबर्स्ट बंद करा दें तो शायद प्रोसेस जल्दी आगे चले। ठीक है, यानी अभी ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको डिस्कस करना अभी ज़रूरी है, और साथ ही जैसे आपने स्टेट ऑफ हुर्मुज़ की बात की, ज़ाहिर है उसकी ज़द में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि ख़ुद इसका शिकार हो रहे हैं, और हमेशा से वो जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो दीगर कंट्रीज़ के ऊपर पड़ रहा है और उसकी आवाम के ऊपर पड़ रहा है। तो ये सॉल्यूशन बड़ा ज़रूरी है और जितना जल्दी हो सके वो देखना है। अच्छा सेचवानी साहब, आपकी तरफ बढ़ूँगी। इस दौरे को किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान सिफारती सतह पर अपने आप को बड़े पॉजिटिवली मनवा चुका है, बहुत अच्छे तरीके से तमाम तर मामलात को लेके चल रहा है। अब एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरे पर हैं, जो कि चीन के दौरे पर हैं, और दूसरी तरफ हम ये फील्ड मार्शल का दौरा ईरान देख रहे हैं। क्या कहेंगे, इसको किस तरीके से देख रहे हैं इस दौरे को? सेजवानी साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? सेजवानी साहब, आपका शायद माइक बंद है, उस माइक को ऑन करें अपने। सिजवानी साहब की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, उनसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। तारिक साहब, मैं आपसे ये गुफ्तगू जो कर रही थी वो तमाम तर मामलात आपके सामने है। अच्छा, इस वक्त जो दौरे चल रही हैं, कुछ इम्पैक्ट्स ऐसे भी आ रहे हैं कि ये सिक्योरिटी के मामलात को आगे बढ़ाने के लिए या उसकी तमाम तर सूरत हाल के तनाजुर में किया जा रहा है, या फिर आप समझते हैं कि बड़े जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को भी बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है, उसको भी आगे लेकर उसकी स्ट्रैटेजी को भी मेनटेन करने के असरात हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले अभी अर्ज किया है, इट इज, और फिर एम्बेसडर साहब ने भी यही बात की है, हम्म, इट इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स इश्यूज। ये एक या दो मीटिंगों या 4 मीटिंगों में नहीं हल होंगे। नॉर्मली निगोशिएशन जो हैं उसके अंदर होता ये है कि डिप्लोमेटिकली ट्राई ये करते हैं कि एक लीवरेज पैदा होना शुरू हो जाए
اور پھر دونوں سائڈیں جو ہیں آہستہ آہستہ کسی مڈل پوائنٹ پہ آ جائیں. لیکن اگر دونوں سائڈ جو ہیں they continue to stick to their stands, تو پھر بات چیت بریک اپ کا زیادہ چانس ہوتا ہے. صحیح. اور دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پہ اسپوائلرز بڑے ہیں. ایک میں نے ابھی کہا تھا یو اے ای از اے اسپوائلر. Ajit Doval was in Tehran also, and they are also spoilers, and Israelis are spoilers, and within America میں جو hawkish group ہے وہ بھی spoilers ہے. تو اب جو پوزیشن یہ ہے کہ میرا اپنا خیال ہے, جیسے امبیسڈر صاحب نے اس بات کو کہا ہے کہ آئی تھنک پاکستانی لیڈرشپ کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ in spite of very heavy odds they are trying their best to ان کی create لیڈرشپ کو تو خود امریکہ کریڈٹ دے رہا ہے اور ہمیشہ سے دیا بھی نہیں, ہے آپ جس بات طریقے سے ہم پوری نے سنیں دیکھا. نا, جی جی کیونکہ آپ دیکھیں ایک مڈل گراؤنڈ تیار کرانی ہے. may not be immediate کوئی حل سامنے آئے, لیکن ایک انٹرم ایگریمنٹ سامنے آ جائے کہ ٹھیک ہے یہاں تک ہم آ گئے ہیں, ہم جنگ بندی کو جاری رکھیں گے, آگے چلتے ہیں. تو ہو سکتا ہے آگے جا کے کوئی چیز, بیکاز جہاں تک دنیا کا تعلق ہے دی ورلڈ از ایٹ ایج, بیکاز دی آئل کرائسس اگر اسپائرلز میں جاتا ہے تو چھوٹے ملک تو برباد ہو جائیں گے, ایون بڑے ملک بھی پریشان ہیں. Even NATO is very worried on that. So we hope the saner elements between United States and Iran, they come to some middle ground. And we have to, you can't have all the haves. You have to have this and that. اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو پھر گراؤنڈ مل جاتی ہے. طارق صاحب, لیکن یہاں بات آ رہی ہے یورینیم افزودگی کی. ہم نے اس سے پہلے بھی سنا کہ ایران نے اس کا واضح طور پر کہا ہے کہ ہم اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے, اور امریکہ جو ہے وہ اس پہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. تو معاملات کس طرف بیٹھیں گے؟ کیا اس چیز کو اسی طریقے سے آگے لے کے چلا جائے گا, یا ایک بار پھر مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہم جنگ کی لپیٹ میں دیکھیں گے؟ دیکھیں جہاں تک یورینیم کا تعلق ہے, آپ پچھلے ہفتے کی بات, ہفتے نہیں چند دن پہلے ٹرمپ صاحب نے ایک کورسپونڈنس کو ایک بیان کہا کہ دیکھیں یہ پولیٹیکل ایشوز ہیں. یورینیم از آلسو اے پولیٹیکل ایشو. اٹ از, جہاں تک ایران کا تعلق ہے, اٹ از کوسچن آف دیئر ساورینٹی. دیکھیں وہ پیسفل, انہوں نے تو ڈکلیئر کیا ہے کہ ہم نے بام نہیں بنانا ہے. ان کے جو روحانی پیشوا ہے انہوں نے تو ایک فتویٰ بھی جاری کیا ہوا ہے. لیکن اس کے پیچھے اسرائیلیز ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ یورانیم کسی طریقے سے امریکہ کے قبضے میں آئے. تو میرا خیال دس پوائنٹ ول ہیو ٹو بی ڈیفرڈ فار ٹائم بینگ. جو 3-4 دوسرے پوائنٹس ہیں جس پہ اگر کوئی مڈل گراؤنڈ بنتی ہے تو کوئی میرا خیال انٹرم ایگریمنٹ, پھر اس کے بعد فردر ڈیٹیلز, کیونکہ ڈپلومیسی میں there can't be one sitting and everything. آپ ہمارا دیکھیں, ایک میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, شملہ ایگریمنٹ جب ہوا تھا آخر میں کتنے دنوں کی بعد اندرا گاندھی اور بھٹو میں, لیکن وہ ایک انٹرم ایگریمنٹ تھا. اس کے بعد 2-3 ایگریمنٹ اور ہوئے ٹو سارٹ آؤٹ دا ایشوز. اسی طریقے سے آپ دیکھیں جنیوا ایکارڈز, وہ 2-2.5 سال یہ معاملہ چلا, اس کے بعد ایک انٹرم ایگریمنٹ ہوا, اس کے بعد پھر ڈیٹیل سارٹ آؤٹ ہوتی رہی. تو اب بھی میرا خیال یہی ایسا ہی ہوگا. They will have to go for an interim agreement. اس کے بعد کوئی آگے بات چلے گی. ٹھیک ہے, آپ 3 سے 4 پوائنٹس کی بات کر رہے ہیں, وہ بھی میں آپ سے پوچھوں گی. حسن صاحب آپ کی طرف بڑھوں گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو دورہ چل رہا ہے اس کے اندر کیا ایسے پوائنٹس ہوں گے جو کہ دونوں ممالک کے لیے بہت زیادہ آگے کی جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اسٹریٹجی بنتی ہوئی دکھائی دے, کیونکہ پاکستان کا رول بڑا پازیٹیولی واضح ہے. اچھا, ایسے میں مارکو روبیو کی اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے, اس اسٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں, اور اس واقعات کو اور حالات جو ہیں ان کو کس جانب بڑھتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, پہلے تو میں جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا, بریگیڈیئر خلیل نے کہا کہ ہمیں ایک ایسے ایگریمنٹ کی طرف جانا چاہیے جو براڈ بیس, جس میں ابھی تفصیلات نہ ہوں لیکن گڈ ول شامل ہو دونوں ملکوں کی کہ ہم اس پہ کام کریں گے اور سیز فائر کو کنورٹ کریں لانگ ٹرم سیز فائر میں. اور وہ پھر بعد میں جب ایگریمنٹ سائن ہو جائے گا تو پیس ایگریمنٹ کے بعد فارملائز ہو جائے گا. اچھا, اس میں سب سے اہم نقطہ میرے نزدیک ہے وہ یورینیم ہے, اور جو ہے
सी जो हॉर्मोज है, जी। इन 2 पॉइंट में न्यूक्लियर में जहां तक सवाल है, हमारे पास एक मॉडल मौजूद है। मेरी समझ में नहीं आता कि अमेरिका उस पर क्यों नहीं आ रहा कि आईएईए को वो करें, जिम्मेदारी दें कि वो ईरान के न्यूक्लियर को वॉच करे, जैसे जैसे ईरान यूएस जेसीपीओ के बाद हो रहा था, और उसमें कोई वायलेशन नोट नहीं हुई थी, बल्कि ईरान एग्रीमेंट खत्म होने के 1 साल तक इंतजार करता रहा, फिर उसने यूरेनियम को प्रोसेस करना शुरू किया। तो अभी भी मुझे नहीं लगता कि ईरान बम की तरफ जा रहा है, क्योंकि अगर वो जा रहा होता तो उन्होंने 1990 में बना लेना था। वो तो जब जस्ट यही कहते हैं कि हम बहुत अपने डिफेंस के लिए तमाम तर मामला जो एक हक होता है हर कंट्री का, उस हिसाब से चल रहे हैं। जिस तरीके से ईरान का मौकिफ है, जो कि उनकी स्टेटमेंट सामने आती है इस यूरेनियम को लेकर, लेकिन अमेरिका जो है वो उससे मुत्तफिक नहीं होता। हमने देखा कि अमेरिका के अंदर कोई ना कोई डर और खौफ ज़रूर है। वो कहता है कि अभी नहीं तो आगे चल के ईरान जो है वो इसका बड़ा गलत इस्तेमाल कर सकता है। देखिए, एक मैं आपको बात बता दूं बहुत क्लियर, हम्म। ये जो टेक्नोलॉजी है ये डी लर्न नहीं हो सकती। अगर ईरान ने एक दफा 6% बना लिया है, तो अगर आप उसका सारा लेके भी चले जाएं तो बहुत जल्दी वो 60% पे फिर आ सकते हैं। तो ये जो नॉलेज है या टेक्नोलॉजी की डी लर्निंग तो हो नहीं सकती। लोग मौजूद हैं, ऑल दे सम इक्विपमेंट जो कहीं से भी आ सकता है, किसी भी तरह से स्मगल हो, इंपोर्ट हो जाए दूसरे नाम से, तो ये सब पॉसिबिलिटी है। लेकिन जैसे ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा, और हम सब उस पर एग्री करते हैं, कि स्पॉयलर्स में इसराइल टॉप पे है। इसराइल जो है वो चाहता है इंपीरियलिज्म इस रीजन का, और वो जब तक ईरान मौजूद है इसराइल कुछ नहीं कर सकता। आपको याद होगा इराक के उस पे रिएक्टर पे इन्होंने हमला किया था, सीरिया के रिएक्टर पे हमला किया था। तो अब सिवाय ईरान के इस रीजन में कोई मुल्क नहीं रह गया, और हो सकता है बाद में हम भी इसराइल की हिट लिस्ट पे आ जाएं। तो ये ठीक। देखते हुए इसराइल सबसे बड़ा स्पॉइलर है। उसके बाद यूएई, जो आप देखिए वो डायरेक्ट जंग की धमकियां ईरान को दे रहे हैं। इंडिया भी पीछे नहीं है स्पॉइलिंग में। उधर जैसे गेडी साहब ने कहा, अमेरिकन सेनेट में इधर उधर भी बहुत सारे लोग हैं जो इस मौके पर बजाय पीस के वो वॉर की बातें कर रहे हैं। फिर मार्क रूबियो के स्टेटमेंट में मुझे एक चीज अच्छी लगी कि पहली दफा वो रियलिस्टिक है। उन्होंने अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो एग्रीमेंट की थोड़ी सी कम कर दी हैं। तो ये रियलिटी की तरफ आना भी एक अच्छी बात है कि अमेरिका को पता है कि ईरान आसानी से सरेंडर नहीं कर रहा है अपने राइट को। और देखिए, एनपीटी का ईरान सिग्नेटरी है, सिविल यूज के लिए उसको पूरा कानून इजाजत देता है कि वो यूरेनियम को प्रोसेस कर ले। अमेरिका कहते नहीं आप जीरो पे जाए भाई, जब एनपीटी उसको इजाजत देता है 3.5 की, तो आप 3.5 से तो नीचे नहीं जा सकते। सही। ऑल दिस अमेरिका हैज टू रियलाइज कि अगर वाकई उन्होंने कोई सीरियसनेस है, एग्रीमेंट करना है ताकि दुनिया को तबाही से बचाएं। ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल सही कहा था कि ये जितना ये जो छोटे मुल्क हैं, पाकिस्तान जैसे, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब तबाह हो जाएंगे अगर हॉर्मोज टाइमली पूरा नहीं खुला और हमें महंगा फ्यूल से लाना पड़ा। बिल्कुल ऐसा तो ही है, ये और इसके कोई इम्पैक्ट जो है वो अभी से जनरेट हो रहे हैं और दीगर मुल्कों की आवाम जो है वो उस पर सफ़र करती हुई दिखाई दे रही है। सिचवानी साहब, आप इस दौरे को किस तरीके से देख रहे हैं? और जिस तरह से सिफारती सतह पर मैंने पहले भी आपसे सवाल किया कि पाकिस्तान उभर रहा है, अब ये दौरा जो कि ज़ाहिर है ईरान के पास वो गए हैं और ईरान से तमाम तर मामलात के ऊपर जो डिस्कशन हुई होगी, चाहे वो सिक्योरिटी हो, जियो पॉलिटिकल हो, दीगर इशूज़ हो, उन तमाम तर मामलात को लेते हुए आप क्या समझते हैं कि Annie, इस I वक्त have to पाकिस्तान leave का for रुख क्या the होगा? other program. सिचवानी साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आपको आ रही है आवाज? आपको आवाज आ रही है? जी हेलो सिचवानी साहब, आ रही है मुझे आपकी आवाज़। जी बोलिएगा। जी, देखिए ये जो जंग है सबसे पहले ये क्यों हुई, किस लिए की गई, किनके लिए, इसको मद्देनजर रखते हुए कोई पाकिस्तान का बजट की कोई चीजें होनी चाहिए। ये जंग होनी ही नहीं चाहिए, इसके लिए जो कोई होनी चाहिए तो हम मुसलमान ममालिक के तरफ से वो लड़ाई, जबकि उन्होंने कुरान शरीफ में आपके साथ वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ कि
सचवानी साहब, आपकी आवाज़ बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है। आप अपनी तमाम तर जो कनेक्शन है उसको ठीक करें, उसके बाद मैं आपसे दोबारा रब्ता करूंगी। अच्छा हसन साहब, आप बात कर रहे थे हुर्मुज़ की। जिस तरीके से आपने कहा कि हुर्मुज़ की बंदिश से बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो कि उसकी जद पे आएंगे और तबाह हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह के फ्यूल प्राइसेस हैं वो सबके सामने हैं, और पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं उसी फ्यूल प्राइसेस का शिकार होकर अब तक ये तमाम तर चीज़ें भुगत रहा है, और दीगर ममालिक भी ज़ाहिर है इसकी जद के अंदर है। आप क्या समझते हैं कि अमेरिका क्यों ऐसे टर्न्स लेने के लिए जो है वो इस तरह के इकदाम नहीं कर पा रहा, या कोई ऐसे मुआहदे जो कि वो इफेक्ट कर रहे हैं आगे चलकर भी ईरान की तरफ, और ईरान जो कि बात कर रहा है वो उनको नहीं माननी, इसराइल जो कि पिन का एक रोल अदा करता है, जो कि पिन पॉइंटिंग करता है, और इसके बाद अमेरिका अपना यू टर्न ले लेता है। इस तरीके से क्या मामलात हल होते हुए हमें दिखाई देंगे? बिल्कुल नहीं। देखिए, हुर्मुज़ सिर्फ ऑयल नहीं है, फर्टिलाइजर दुनिया का बल्क आता है पूरे एशिया के लिए, उसमें से प्लास्टिक्स आते हैं, हाइड्रोकार्बन आते हैं, एक बड़ी तादाद है। अगर फर्टिलाइजर अगले 1-2 महीने में नहीं पहुंचता तो आप देखिएगा इस साल फॉल में तहत की तरफ जाएंगे बहुत सारे। नंबर वन। नंबर टू, खुद सप्लाई चेन जो गल्फ कंट्रीज की है, पर्शियन गल्फ कंट्रीज की, वो तबाह हो जाएगी, और उन मुल्कों की तबाही श्योर होगी, ना उनके यहाँ खाने को रह जाएगा ना कुछ, क्योंकि वो सब नेट फूड इम्पोर्टर्स हैं। ये देखते हुए अच्छा अमेरिका को कोई फिक्र नहीं है और कि ये क्या हो रहा है, वो अपनी पॉलिसी पे रुके हुए हैं। सेकेंडली एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, अमेरिका अब एक रिलायबल पावर नहीं रह गया। अगर आप इन वाकयात को ट्रंप के विजिट टू बीजिंग से और पुतिन के विजिट टू बीजिंग से कंपेयर करेंगे, तो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अमेरिका को साफ साफ बताया था कि हम क्लैश की तरफ जा सकते हैं। तो ये जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट में अगर चाइना और अमेरिका क्लैश कोर्स पर है, तो अभी तो हमें बड़ी तबाही का और इंतजार करना चाहिए, जो बहुत जल्दी आ सकती है चंद साल। तो ये सब देखते हुए अमेरिका की जो ऑथेंटिसिटी और रिलायबिलिटी है वो कम हो रही है एज पीस गारंटर। उनकी अपनी पावर क्वेश्चनेबल है कि वो एक मुल्क को जो अकेला था विजिबली डिफीट नहीं कर सके, तो ना वो पीस गारंटर रह गए, ना वो पीस उल्टे उनके जो इश्यूज हैं वेनेजुएला में और आप क्यूबा की तरफ, ये सब जाहिर करते हैं कि अमेरिका का फोकस क्लियर नहीं है पीस के लिए। और एज सुपर पावर उनकी सबसे बड़ी ये होनी चाहिए जिम्मेदारी कि वो वर्ल्ड में पीस को गारंटी करें, ताकि वर्ल्ड ऑर्डर से दूसरी तरफ वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट कर रहा है लेकिन यहाँ तो कुछ धीरे और धीरे। पिक्चर लग रही है ना। यहाँ तो ये लग रहा है कि वो सुपर पावर जो कि अपनी पावर्स को तमाम तर ममालिक के साथ डाइवर्ट करे और उनको तमाम तर चीज़ों को साथ लेकर चले, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि पावर जो है वो किसी और के हाथ में, जो कि आप समझ रहे होंगे इसराइल के हाथ में, और जो इसराइल कहता है वो सुपर पावर करने को तैयार होता है। जैसे यूरेनियम की भी डोनाल्ड ट्रंप ने बात की, जो कि आप भी जिक्र कर रहे थे, कि उन्होंने यही कहा कि किसी भी वक्त अगर ईरान को हमने इस तरीके की इजाज़त दे दी तो वो किसी भी वक्त इसराइल पर हमला करके उसे तबाह कर सकता है। देखिए, इजराइल पे हमले में किसी भी सूरत में एटम बम यूज नहीं हो, ये आप लिख लें कहीं। उसकी वजह है कि इजराइल इज अ वेरी स्मॉल कंट्री। इजराइल पे बम मारने का मतलब है कि आप लेबनान को तबाह कर दें, आप जॉर्डन को तबाह कर दें, आप पैलेस्टाइन को तबाह कर दें और आप इजिप्ट को तबाह कर दें। तो कोई सेन मुस्लिम कंट्री या कोई सेन कंट्री इजराइल पे बम नहीं मारेगा। इजराइल की तबाही के लिए बहुत अच्छा है कि आप उनकी इकोनॉमी को हिट करें, और जैसे अभी ईरान ने फोकस किया था हाइफा पोर्ट पे, हाइफा पोर्ट को उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया। उन्होंने क्रिटिकल प्लेसेस को जैसे नटीम बेस को हिट किया जहां उनका न्यूक्लियर का था। तो ईरान को कोई जरूरत नहीं है एटम बम यूज करने की इजराइल के खिलाफ। इजराइल एक छोटा सा मुल्क है, अगर अमेरिका आज उनके ऊपर से 100% जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला हटा लेता है बिल्कुल ऐसे तो ही, इजराइल को कुछ भी तबाह नहीं है। करना आसान है। लेकिन ये तो ये सब शेल्टर देखते शेल्टर हुए आप नहीं समझते कि हट जाना चाहिए? बिल्कुल हटना चाहिए। अमेरिका को रियलिस्टिकली इजराइल को कहना चाहिए कि अब आपकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, आप अपने डिफेंस पे खर्च करें, आप अपनी हिफाजत खुद करें और अपने एडवेंचर्स को कम करें। ये देखिए ना,
मुसलसल वो लेबनान के ऊपर हमले अच्छा कर हसन रहे हैं। साहब, बात यहाँ पर ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप को खुद इस बात की रियलाइजेशन नहीं हो रही कि उनकी अपनी जो पब्लिक है, वहाँ की आवाम है, वो तमाम तर मामलात को खुद देख रही है, वो इनके अगेंस्ट जा रही है। वो खुद कह रहे हैं कि आप इजराइल का साथ छोड़ें, लेकिन उनकी जो अपनी खुद की कैबिनेट है, उनके काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि इस तरीके की बात कर रहे हैं, इस तरीके के बयानात देते हैं, लेकिन वो जो है वो अपनी चीज़ों को बेहतर करने की तरफ नहीं गामजन है। वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल को देख रहे हैं, और उसकी तरफ से जो उनका झुकाव है वो कहीं ना कहीं उनकी साख को मुतासर कर रहा है। उनको ये बात समझ नहीं आती। देखिए, उनको बिल्कुल समझ में आती है, उनके पास बहुत अच्छे एडवाइजर हैं। अमेरिका को हमें अंडररेट नहीं करना चाहिए। अमेरिका एक सुपर पावर है, सबसे बड़ी दुनिया की इकोनॉमी है, और उनको नीचे आते आते 25-30 साल और लगेंगे। हमें ये खुद फहमी में रहना नहीं चाहिए कि कल अमेरिका इररिलेवेंट हो जाएगा। तो अमेरिका के फॉल में भी अभी 25-30 साल और बाकी हैं। असल प्रॉब्लम ये है कि इजराइल ने थ्रू देयर लॉबीज और अपने जो जूइश इन्फ्लुएंस में प्रेसिडेंट ट्रंप को ट्रैक किया हुआ है। इसके अलावा एप्स्टीन फाइल का केस है, इसके अलावा और केसेस हैं उनके खिलाफ जो अमेरिकन कोर्ट्स में है। तो इजराइल ने उनको इस तरह से प्रेशर में रखा हुआ है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वही करते हैं जो नेतन्याहू उनको समझाते हैं। ईरान पे हमला भी अमेरिकन जो इंटरनल सिक्योरिटी वालों ने मना किया था, उनके लोगों ने मना किया था, लेकिन ये हमला सिर्फ इजराइल के मशवरे पे हुआ कि इजराइल ने कहा हम शुरू करते हैं, आप हमें ज्वाइन अप करें, हम 12 घंटे में ईरान को पैकअप कर देंगे। 12 घंटे तो क्या, वो महीने में 42 दिन में नहीं पैक कर पाए थे। और अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका को वहां से निकलने के लिए कुछ नहीं मिलता। देखिए, आप एक वॉर में गए, आपने ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं किए, तो टेक्निकली आप हार गए। अब अगर वो अपनी कांग्रेस में जाएंगे और कहेंगे कि जनाब हमें आप एक्सटेंशन दे दें वॉर के लिए, तो वो पूछेंगे आपने किस लिए। अभी एक रिपोर्ट आई है कांग्रेस की रिसर्च सेंटर की, वो कहते हैं अमेरिका के 42 एयरक्राफ्ट तबाह हुए हैं या उनको शदीद नुकसान पहुंचा है। इसमें बेसिस का जिक्र नहीं, इसमें दूसरा जिक्र नहीं। अगर अब आप वॉर की कॉस्ट कैलकुलेट करने जाते हैं, तो एक मुल्क जो 40 साल से सैंक्शन में था, उनके पास अच्छा हसन 45-50 साहब, साल अब पुराने। इंटेलिजेंस फेलियर की बात कर रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? आप क्या समझते हैं कि किसके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है सब? देखिए, इंटेलिजेंस फेलियर जो है वो इतना नहीं है। पिन पॉइंटिंग बिल्कुल ठीक थी, इजराइल की भी इंटेलिजेंस ठीक थी, उनके वो भी थे। इट वाज ईरान विच एक्टेड डिफरेंटली। असल प्रॉब्लम क्या हुआ कि इन्होंने पिछले साल वाली पोजीशन पे assumptions अपनी रखी, लास्ट ईयर जून में अटैक हुए थे। तो इन्होंने सोचा कि ईरान का रिस्पॉन्स ऐसा ही होगा, और जो उनके लोकल स्पाइस थे वो नेटवर्क बड़ा इफेक्टिव होगा। वो सब नहीं हुआ। ईरान ने अभी चंद दिन पहले अपने वो सारे नेटवर्क खोले जिनको लास्ट टाइम व्हाट्सएप को और इंटरनेट को यूज करके उन्होंने स्पाइंग की थी। तो इस दफा जो ऑन ग्राउंड पिन पॉइंटिंग थी इजराइल की और अमेरिका की, वो इफेक्टिव नहीं रह गई। ठीक। दूसरी तरफ ईरान के वेपन्स की पॉइंटिंग और टारगेटिंग बहुत एक्यूरेट हो गई, क्योंकि उन्होंने चाइनीज सैटेलाइट्स का से मदद ली थी। ये सब देखते हुए लगता ये है कि अमेरिका को इजराइल ने ड्योर किया इस जंग में, और अब जब अमेरिका फंस गया तो अमेरिका के पास निकलने की जगह नहीं। तो हसन साहब, आप ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं चीन और रूस ने जो है वो ईरान की मदद की है? बिल्कुल किया। देखिए, नेपोलियन का एक कॉल है, वो आप सुनेंगी तो आप न्यूज होगी। वो कहते हैं जब दुश्मन गलती कर रहा हो तो उसको रोकने की जरूरत नहीं। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, अब चाइना को पता था कि अमेरिका अटैक करने जा रहा है, चाइना ने ईरान को टाइमली सपोर्ट किया टेक्निकल उसमें। चाइना और रूसा का रोल फिजिकल नहीं था, इन्होंने टारगेट पिन पॉइंटिंग में और सैटेलाइट नेविगेशन में उनकी मदद की। इसीलिए ईरान के मिसाइल और एयर वाले जो ऑब्जेक्ट्स थे, ड्रोन और कुछ जहाज भी बिल्कुल सही टारगेट पे गए। जैसे सऊदी बेस के ऊपर 5 अमेरिकन रिफ्यूलर तबाह हुए हैं, P-135। तो जो PC-135 तबाह हुए, 5 का मतलब है कि लॉन्ग रेंज बॉम्बिंग इफेक्ट करके अमेरिका के पास टोटल 30 है। एक बेस पे 5 तबाह हो गए, 2 और कहीं तबाह हो गए। तो अमेरिका की जो एयर मिड एयर रिफ्यूलिंग थी, जो उसके लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स के लिए थी, वो 1/3 कम हो, जिससे बिल्कुल प्लान्स चेंज हो गए। तो ये प्रोबेबली चाइना और रशिया की टेक्निकल सपोर्ट थी, उन्होंने फिजिकल सपोर्ट नहीं की।
लेकिन इस टेक्निकल सपोर्ट के बाद ईरान के लिए को मालूमात ऑन टाइम मिलने लगी कि किस बेस पे क्या है, किस वक्त अटैक करना चाहिए। वो फिर ईरान के प्लान सक्सेसफुल हुए और ईरान की मार्केटिंग ऑफ हाइफा पोर्ट, तल अवीव, सऊदी बिल्कुल, वो तो बेस। रिटेलिएशन में हमने देखा कि जिस तरीके से ईरान ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया, खुद डोनाल्ड ट्रम्प उनकी तारीफ कर रहे हैं। हसन साहब, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, ये जो दौरा हो रहा है, अब अगर इसके कोई नताइज नहीं निकलते, जैसे कि ख्वाजा आसिफ की भी स्टेटमेंट आपके सामने है, मार्को रूबियो की स्टेटमेंट है, आईएसपीआर की स्टेटमेंट है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस वक्त कहते हैं ना कि पहेलियां हैं, उनको खुलना अभी बाकी है। अगर ये तमाम तर चीज़ें कामयाब नहीं होती, पाकिस्तान जो कि एक सिफारती कोशिश कर रहा है वो कामयाब नहीं होती, और दोबारा हमें पिछले कहते हैं ना कि एक नुमेरिक ऑर्डर से दोबारा शुरू करने की अगर हमें ज़रूरत पड़ी, तो ये कितना वक्त दरकार होगा और इस चीज़ को हमें स्टेबल करने में फिर कितना वक्त लगेगा, और जो हम इस वक्त मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल की जो हम बात करते हैं, वो क्या भयानक सूरत हाल इख्तियार कर जाएगी? देखिए, मैं तो इस बारे में सोचना भी नहीं चाहता। इट विल बी सो डेडली कि मैं कम से कम बहुत होपफुल आदमी हूँ। मैंने चाइना में भी काम किया, ईरान में भी किया है, इस रीजन को मैं फॉलो कर रहा हूँ एक तवील अरसे से। तो मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हम इस स्टेज की तरफ ना जाएं जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं, और मुझे उम्मीद है कि जाएगा भी नहीं, क्योंकि अमेरिका का भी जो इमीडिएट स्टॉक है वो डिप्लीट हो गया। अमेरिका को भी बहुत टाइम चाहिए इस तरफ आने में, और अगर खुदा न खास्ता ये होता है तो हमें जितना टाइम अभी लगा इससे भी कई गुना ज्यादा टाइम लगेगा सीज फायर की तरफ लाने में, क्योंकि ऑलरेडी पिछले नुकसानात की वजह से ईरान का मौक़िफ़ बहुत हार्डन हो गया है, और हम जो हमें ये टाइम लग रहा है उसमें मिसट्रस्ट और ईरान का हार्डन वो है। उनको गारंटीज चाहिए, गारंटर कोई तैयार नहीं है। सही। चाइना और रशिया जो लॉजिकल गारंटर्स हैं वो भी पीछे हट गए। ट्रम्प साहब अभी गए थे, उसके बाद पुतिन गए थे। मैं समझ रहा था शायद गारंटीज की बात होगी, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं। तो अगर गारंट और ईरानियों ने अपनी इस दफा खामोशी से कहा है कि गारंटर्स के बगैर हम नहीं मानेंगे। अब गारंटर कोई है ही नहीं, यूरोप कोई खड़ा हुआ गारंटर है, बनने को चाइना। तैयार ही नहीं है ना, कोई ये जिम्मेदारी ही नहीं ले पा रहा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि अमेरिका एक अनरिलायबल ट्रस्ट पावर हो नहीं गया, है, किसी इजराइल भी मुमालिक को ट्रस्ट नहीं है। अनरिलायबल पावर्स हैं दोनों। ये बहुत खतरनाक हैं, दो मेजर पावर्स रीजन की, अमेरिका और इजराइल, दोनों ठीक है हसन साहब, अनरिलायबल हैं। लास्टली बस मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, मुझे ये बताएं कि अगर जैसे कि हमने अपोजिटली बात की कि नहीं हो पाते तो हालात क्या होंगे, और अगर पाकिस्तान कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए क्या फ़ायदे साबित होंगे, और किस तरीके की इमेज पाकिस्तान की डेवलप हो जाएगी? बिल्कुल, देखिए ये हमें हमें हम अब तैयार बैठे हुए हैं अपॉर्चुनिटीज के लिए। जैसे ही पीस होगा तो आप देखेंगे ट्रेड हमारे रूट से होने लगी। ऑलरेडी कराची एयरपोर्ट ने अपने चार्जेस कम किए, लेकिन उनकी आमदनी एक महीने में जो हुई है वो साल भर के बराबर है। सही। तो हम एक री रूट पोर्ट बन जाएंगे। ट्रांजिट के लिए जो हम अरसे से कोशिश कर रहे थे वो रूट पाकिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया सामान ठीक जाने है। लगेगा, ईरान को भी जाएगा। और हम दोनों मुल्क कोऑपरेट जब करेंगे और नई डेवलपमेंट ईरान में होगी तो मेरा ख्याल है उसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी हम होंगे। और इस दौरान अगर हमारी ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन कनेक्ट हो गई तो हमारे गैस के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। जो हम एलएनजी वगैरह पे अननेसेसरी पैसा जाया कर रहे थे, ये हमारी नेट सेविंग हो जाएगी। और ठीक है, हमारे यानी लिए बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि पाकिस्तान को जो है मिल सकते हैं। इन तमाम तर जो मामलात हैं, वो जो कशीदगी फैलने का ख़तरा है, वो तमाम तर चीज़ें रुक जाएं तो ये मामलात हल होते हुए हमें कहीं ना कहीं दिखाई देंगे। हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में, उसके बाद हाजिर होंगे।